मैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से परीक्षित सर। आज का हमारा जो टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी, उसके अंदर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइप है वो मीनवाइल देखेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। अब यहाँ पे कल हमने देखा था एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, वो किस तरह से हम कोड का रीयूज करते हैं, उसको हमने प्रैक्टिकली फर्स्ट जो टाइप्स है उससे देखा था, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। वो उसका एग्जांपल हमने कल देख लिया है। अब आज हम देखेंगे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। उससे पहले हम देखेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, पहले हम ये लेंगे आज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद हम लेंगे सेकंड, जिससे आपको ये लेने का रीजन ये है कि आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कोड का रीयूज कैसे होता है, क्योंकि हम पैरामीटर अलग अलग पास करेंगे और यूडीएफ को कॉल करवाएंगे। उसके बाद हम लेंगे ये फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों पहले ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड और फोर्थ। तो हम आज देखते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो कंट्रोल सी करके पहले मैं नोटपैड में आपको दिखा देता हूं, पहले सिंटेक्स की। फंक्शन विथ, तो ये आज हमारा ये सेकंड हो जाएगा, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फंक्शंस की आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे और वो कुछ रिटर्न करेगा नहीं। सिंटेक्स हमको मालूम है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। जो यहाँ पे देखते हैं वॉइड, इसकी सिंटेक्स, उसके बाद फंक्शन नेम होगा, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर कंपलसरी है क्योंकि हमें पैरामीटर पास करना है, यानी पैरामीटर्स, और जो भी कोड है वो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कोड को रिटर्न करना है, यानी यूडीएफ डिफाइन करना है। ये यूडीएफ डिफाइन करेंगे हम। अगर हम इसको वॉइड मेन से बाद में देते हैं तो हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, अगर हम वॉइड मेन से पहले देते हैं तो इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा नहीं, पर उसको कॉल करवाना पड़ेगा। और वॉइड मेन से हम क्या करेंगे, फंक्शन को, फंक्शन नेम और उसके जो भी पैरामीटर है वो हमें पास कंपलसरी करने पड़ेंगे, जितने होंगे उतने पैरामीटर्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इस तरह से ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा और जिस तरह से हमें ऑपरेशन करवाना है वो परफॉर्म करके फिर से वो रिटर्न करके, फिर से वो वॉइड मेन में आ जाएगा। यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, यानी जो भी आउटपुट जो डिस्प्ले करवाना है वो हम मेन फंक्शन, वो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, फंक्शन नहीं रिटर्न करता है यानी वॉइड, ये फंक्शन का नेम, और हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करनी है यानी पैरामीटर्स। ये आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको आर्ग्यूमेंट, यानी इंटीजर जो डेटा टाइप है, सपोज डेटा टाइप, और वेरिएबल नेम, कोमा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नंबर नेम 2, इस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन जो भी करवाना है वो सब स्टेटमेंट यहाँ पे आएंगे फंक्शंस के अंदर। उसके बाद फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा यूजर डिफाइन, और वॉइड मेन से हम उसको कॉल करवाएंगे और यहाँ से हम एक्चुअली वैल्यू पास करेंगे। जो वैल्यू पास करेंगे वो किसे मिलेगी, ये जो भी कॉल होगा तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स होंगे उसको मिलेगी ये वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल हम देखते हैं। पहले यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हमने सम वाला, एडिशन वाला जो था वो देखा था, वही एग्जांपल इसमें भी इंप्लीमेंट करते हैं हम। और यहाँ पे हम कोड का रीयूज आज एक्चुअली देखेंगे। इसको लेने का रीजन यही है कि हम फंक्शंस को कॉल करवाएंगे मल्टीपल टाइम्स, और जो मेन यूजर डिफाइंड फंक्शंस का कोड है वो एक टाइम ही रहेगा, तो जिससे हमें मालूम पड़ेगा कोड का रीयूज। ओके, चलो देखते हैं आज फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू एंड पैरामीटर। ओके, तो अब पहले इसको सेव कर लेते हैं।
funpar.c। अब यहाँ पे इंक्लूड, पहले तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें दो वेरिएबल का एडिशन करवाना है, ठीक है, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप और इंक्लूड conio.h। बेस्ट वे यही है कि पहले हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे फंक्शन, यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन को void add, फिर इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने हैं। यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर देते हैं, तो ये देखिए इंटीजर कोमा इंटीजर, ठीक है। एक्चुअली दो पैरामीटर पास किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं मेन में से वेरिएबल की वैल्यू सेट करूंगा, थ्रू पैरामीटर उसको पास करूंगा एड नाम के पैरामीटर को, इसलिए मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स लिखे। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सिंपली डेटा टाइप दे सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वेरिएबल के नेम भी दे सकता हूँ, यानी इंटीजर x इंटीजर y, तो इस तरह से भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे सिंपली डेटा टाइप दे देता हूँ तो भी चलेगा, तो अब मैं इस तरह से अभी दे रहा हूँ। अब void main में मुझे क्या करना है, वैल्यू यहाँ से पास करनी है, इसलिए मैं वो दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, इंटीजर a कोमा b। उसके बाद मैं क्या करूंगा, clr scr printf \n enter the value of a and b। मैं यहाँ पे थ्रू कीबोर्ड वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, ओके। scanf, उसके बाद %t%d मल्टीपल टाइम्स में वैल्यू ऐसे scanf के अंदर दे सकता हूँ, जिससे मुझे नंबर ऑफ स्टेटमेंट बढ़ाने ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, सिंपली मेन में से a और b की वैल्यू मुझे वो पूछेगा कि मुझे क्या करनी है, वैल्यू एंटर करवानी है, यानी पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, और मैं scanf के द्वारा कीबोर्ड से एंटर करवाऊंगा, ठीक है, a और b की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शंस को कॉल करना है, फंक्शंस को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं फंक्शंस कॉल कर दूंगा, एड void है, यानी मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिंपली फंक्शन एड, और मुझे दो पैरामीटर कंपलसरी पास करने हैं, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे दो पैरामीटर उसको दो बताया है, यानी ऊपर इंटीजर एड void इन एड इंटीजर कोमा इंटीजर, यानी मुझे कंपाइलर को मालूम पड़ेगा कि इसको दो पैरामीटर्स चाहिए और दो पैरामीटर कंपलसरी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं a और b यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, ओके। ये हुआ फंक्शन कॉल विथ पैरामीटर्स, रेडी, दो पैरामीटर्स है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली गेट ch फंक्शंस मुझे अब डिफाइन करना है। मैंने कॉल तो किया पर अभी कहीं पे बनाया नहीं है, मेरा लॉजिक कहीं पे भी नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ही ये फंक्शंस को कॉल करने जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को मालूम है कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, अब यहाँ पे हमने मेन में उसको कॉल भी करवाया, पर कॉल करेगा पर वो गेट करने जाएगा, यहाँ से जंप करने जाएगा, जहाँ पे भी एड नाम का यूडीएफ होगा वहां पे, पर अभी डिफाइन नहीं हुआ है। अगर डिफाइन नहीं हुआ है तो रन टाइम हमें वो एरर देगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे। पहले उसकी रिटर्न टाइप कोई कुछ नहीं है, इसलिए void, उसके बाद एड, और यहाँ पे हम फिर से वेरिएबल को डिक्लेयर करने हैं, यहाँ पे फिर से डिक्लेयर हो गए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं x और इंटीजर y लेता हूं, तो ये देखिए जब भी फंक्शन कॉल करेगा, वहां से कॉल होने आएगा, तो a की वैल्यू x को मिलेगी और y की वैल्यू b को मिलेगी, सॉरी b की वैल्यू y को मिलेगी और a की वैल्यू x को पास हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो भी हमें वेरिएबल यहाँ पे जो डिक्लेयर किए हमने पैरामीटर में x और y, वही यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे हमें a और b नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू x और y को दे दी। अगर आप यहाँ पे इंटीजर a इंटीजर b फिर से डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे a और b मिलेगा, यानी आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जब भी ये कॉल करने आएगा तब a और b x और y को असाइन कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको a और b को कंसीडर नहीं करना है,
अब आप x और y को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट है x और y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दो तरीके से, तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है तो हम इस तरह से कर देंगे प्रिंट एफ यहाँ पे \n, क्योंकि पहले वो वैल्यू गेट करेगा सम इक्वल टू %d और हम क्या करेंगे x प्लस y, जो a की वैल्यू x को मिली है b की वैल्यू y को मिल जाएगी, यानी x प्लस y। अब यहाँ पे \n में दे रहा हूं यहाँ पे पीछे, क्योंकि मुझे आपको कोड का रीयूज कैसे हो रहा है वो आपको दिखाना है। ठीक है, मैं इस तरह से भी कर सकता हूं। अब मैं कंपाइल करता हूं और अब मैं रन करूंगा इसको। अब मेरे को एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, मैंने डाला a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 50। अब मुझे क्या करेगा, यूडीएफ को कॉल करेगा और यूडीएफ को कॉल करके मुझे आउटपुट देगा 75। ये देखिए सम इज इक्वल टू 75, यानी a की वैल्यू x को मिली, b की वैल्यू y को मिली, और जब भी फंक्शन कॉल करने हैं तब 25 प्लस 50 यानी 75। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे फंक्शन कॉल विथ पैरामीटर, यहाँ पे ये देखिए सिंपल एग्जाम्पल है। अब मैं आपको कोड का रीयूज बताता हूँ। अगर मैंने इस तरह से भी ले सकता हूँ, अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है, इंटीजर सम ले लेता हूँ और सम इज इक्वल टू x प्लस y तो भी चलेगा। तो ये क्या कर रहा है, अब मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सम लिया, उसके अंदर मैंने x और y की वैल्यू का एडिशन किया और सम को असाइन कर दिया, तो इस तरह से भी चलेगा। अब क्या होगा, जो 75 है, सपोज फिर से हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, यानी 25 और 50, 75 हमें मिल गए। तो लॉजिक डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से लगाते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसका प्रोग्राम का ड्राई रन देखते हैं हम पहले, किस तरह से ये वर्क करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए stdio.h, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये लिंक लाइब्रेरी है printf और scanf की, इसमें से ये डिफाइन हुए हैं। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, यहाँ पे CLR, SCR और getch फंक्शंस हमने यूज किए हैं उसके लिए, तो ये इसके लिए है। अब यहाँ पे कंपाइलर को मालूम पड़ेगा कि एक फंक्शन एडिशन नाम का हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसके दो पैरामीटर्स है, यानी फंक्शन, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर्स। रेडी, यहाँ पे पैरामीटर्स आपको मालूम पड़ जाएंगे, क्यों वॉइड है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए नो रिटर्न टाइप। फिर फंक्शंस का नेम अप्रोप्रिएट आप कुछ भी दे सकते हो, और मैंने ये दो पैरामीटर्स पास किए। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, अगर नहीं देता हूँ तो भी चलेगा। मुझे यहाँ पे डेटा टाइप जो भी देनी है वो दे दूंगा। ठीक है, उसी तरह से आपको पैरामीटर में वैल्यू पास करनी है। आप इंटीजर लेते हो तो इंटीजर ही वैल्यू पास कर सकते हो, आप फ्लोट लेते हो तो फ्लोट ही वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ से मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, वॉइड मेन से। वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, मेन फंक्शन है, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर a, b, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ इंटीजर a, b, यानी a और b हमने डिक्लेयर किया, इसको दोनों को 2-2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगा। CLR, SCR क्लियर द स्क्रीन। printf यूजर को मालूम पड़े इसलिए हमने एक मैसेज दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके बाद आप क्या करोगे, कंपाइलर यहाँ पे आएगा scanf %d, यानी जो पहले a की वैल्यू इसको असाइन होगी, b की वैल्यू इसको, दोनों इंटीजर टाइप है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, यानी करंट एड्रेस पे a की वैल्यू जो है वो चाहिए और करंट b के एड्रेस पे जो वैल्यू है वो चाहिए। सपोज हम a को देते हैं 25 और b को देते हैं 50। ठीक है, तो अब इनडायरेक्टली हम ये सोच सकते हैं, मैं कमेंट में दे देता हूं कि a इनडायरेक्टली 25 है और b 50। अब यहां से प्रोग्राम कंपाइलर यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे यहाँ से एड ab, यानी ये ढूंढने जाएगा। अगर मल्टीपल यूडीएफ होते हैं तो यहाँ पे तो एक ही है,
एड ए कोमा बी, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, यहाँ पे आके ये ए की वैल्यू यानी 25 किसको असाइन कर देगा, एक्स को, और बी की वैल्यू किसको असाइन कर देगा, 50। यहाँ पे फिर से आपको डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल, यानी यहाँ फिर से इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीजर सम एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, अभी यहाँ पे है सम इज इक्वल टू 25 प्लस 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75। तो 75 किसको मिले, अब 75 सम के अंदर स्टोर हो गए। अब प्रिंट एफ बैकस्लैश एन न्यू लाइन सम परसेंट डी, सम पहले प्रिंट हो जाएगा सम 75। अब 75 के बाद अगर कुछ भी है तो वो न्यू लाइन पे आएगा। ठीक है, अब 75 प्रिंट हो गए, यानी अब यूडीएफ जो है उसका क्लोजिंग ब्रैकेट यानी ये कंप्लीट हो गया। अब कहाँ जाएगा, यहाँ से वो वापस मेन में आएगा और उसके बाद गेट सी एच। अगर इसके ऊपर कोई भी प्रिंटफ स्टेटमेंट होते तो वो एग्जीक्यूट करता और उसके बाद गेट सी एच में आता, पर अब कुछ है नहीं, यानी आउटपुट को वहां पे स्टॉप करके रखेगा 75 स्क्रीन के ऊपर, जब तक हम कोई भी की प्रेस करते नहीं है तब तक। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम एंटर करेंगे तो ये वापस आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है यूडीएफ का। रेडी, अब आपकी मेरी बात थी कि कोड का रीयूज, ये देखिए अब मैं कोड का रीयूज करता हूं। अब मैं यहाँ पे 12 और 21 देता हूं, 2 टाइम्स फंक्शंस कॉल हो गए। ठीक है, फिर मैं ऐड 35 देता हूं, ऐड 45 मुझे सिंपली कॉल ही करवाना है, ये कोड मुझे रिपीटेडली लिखना नहीं पड़ेगा, हर बार ये कॉल करेगा फंक्शंस को, यूडीएफ को। तो मेन पर्पस यही है कोड का रीयूज, मुझे सिंपली पैरामीटर ही चेंज करने हैं। वो दोनों के हम पैरामीटर स्कैनफ थ्रू देंगे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिक्स दे दिया, यानी हमें इनडायरेक्टली मालूम पड़ेगा कि पहले 75 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्स की फिर से वो कॉल करेगा यूडीएफ को सेकंड टाइम 75 प्रिंट करके, फिर से वो कॉल करेगा, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो कि 12 प्लस 21। यहाँ से वो फिर से यहाँ पे जंप करेगा और ओवरराइट कर देगा एक्स की वैल्यू 12 सेकेंड टाइम और 21, फिर से ये क्या करेगा, तो कि 12 प्लस 21, यानी अब जो भी एडिशन आएगा वो सेकंड टाइम प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसको 33, और ये सम सेकंड टाइम प्रिंट करके देगा 33, और फिर से वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट कंप्लीट होता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके फिर से वो क्या करेगा, फिर से ये यहाँ पे 35 ओवरराइट कर देगा 35 और 35, यानी यहाँ पे मिलेंगे 35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। तो ये देखिए कोड का रीयूज होता है यहाँ पे, ये बेस्ट एग्जांपल है कोड का रीयूज के लिए। और इसके बाद फिर से ये एग्जीक्यूट होने आएगा, यहाँ पे आएगा कंपाइलर, यहाँ पे आएगा, फिर से ये यूडीएफ को कॉल करेगा, उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, तो यानी अब लेटेस्ट वैल्यू 45 मिलेगी, यहाँ पे फिर से वो क्या करेगा 45 और उसकी ओवरराइट करके वैल्यू का क्या कर देगा 90, और फिर से वो प्रिंट करेगा, तो क्या होगा आउटपुट 90 न्यू लाइन पे मिलेगा आपको। सम इज इक्वल टू 75, सम इज इक्वल टू, इस तरह से आपको सम इज इक्वल टू 75 न्यू लाइन पे मिलेगा, सम इज इक्वल टू 33, सम इज इक्वल टू 70 और सम इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से ये आउटपुट हमें एग्जीक्यूट करके देगा। अब देखते हैं हम कंपाइल करके, कंपाइल और रन। तो पहले इसकी 25 और 50, ये देखिए पहला का हमने स्कैनफ थ्रू दिया 75, अब देखिए सम 33, सम 70 और सम 90। तो यहाँ पे सिंपली कोड का रीयूज प्रैक्टिकली हमने देखा और यूडीएफ को 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करके देखा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, सिंपली पैरामीटर्स ही देने पड़े यहाँ पे, बाकी का तो वो क्या करके देगा, हमें कोड को यूडीएफ थ्रू कॉल करके देगा। तो ये बेसिक पर्पस है यूडीएफ का कि हमें कोड रिपीटेडली लिखना नहीं है। तो ये सेकंड टाइप्स था फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर्स। यहाँ पे ये फंक्शन है जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, फंक्शन
विथ नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, विथ पैरामीटर्स। तो ये आपने आज एग्जाम्पल देख लिया विथ पैरामीटर, रेडी। और आपने ये प्रैक्टिकली भी देखा। तो ये हमारा सेकंड टाइप था। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो थर्ड टाइप से, ठीक है। तो अब वो देखेंगे हम यहाँ से न्यू। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन विथ नो, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विथ नो पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू विथ, सॉरी, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विथ नो पैरामीटर्स। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमें फंक्शन सपोज रिटर्न करवाना है, यानी हमें रिटर्न करवाना है इंटीजर, तो हम यहाँ पे int देंगे, फिर फंक्शन का नेम ऐड, और यहाँ पे हमें कुछ भी प्रिंट पैरामीटर्स नहीं देने हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। रिटर्न यहाँ से हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। सपोज यहाँ पे सम है तो सम को रिटर्न करवा देंगे और वहाँ पे प्रिंट कराएंगे मेन के अंदर, ठीक है। तो ये अब देखते हैं हम, इस तरह से ये हमें परफॉर्म करना है। ये रिटर्न टाइप है, ये जो है रिटर्न टाइप है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, int रिटर्न फंक्शन इंटीजर वैल्यू नो पैरामीटर्स। यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है। जब भी आप यहाँ पे आगे रिटर्न टाइप देते हो तो हमें रिटर्न कंपलसरी करवाना है। रिटर्न सम वेरिएबल स्टोर इन मेन फंक्शन वैल्यू। अब वो देखेंगे हम, यहाँ पे जो भी रिटर्न होगा वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, किसी इंटीजर टाइप जो भी प्रकार का वेरिएबल फंक्शन है उस प्रकार के वेरिएबल हम लेंगे। यहाँ पे उस प्रकार का वेरिएबल लेके हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विथ नो पैरामीटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। फंक्शन फिर ret.n.c, रेडी। अब यहाँ पे वही सेम एग्जांपल सम का stdio.h इंक्लूड conio.h void main। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर देते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर, अब ऐड, रेडी। और यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन रिटर्न इंटीजर रेडी। फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। विथ नो पैरामीटर, विथ नो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है अभी, रिटर्न, यानी इंटीजर टेम्पोररी लेते हैं। अब क्या करेंगे, CLR क्लियर द स्क्रीन। अब यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू कॉल करवाएंगे ऐड को, यानी ऐड रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू एंड स्टोर इन टेम्प वेरिएबल। इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है।
अब हमें प्रिंट एक्चुअली क्या करवाना है, यहाँ पे हमें कंपलसरी प्रिंट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। जो भी एडिशन की वैल्यू आएगी वो रिटर्न करेगा यूडीएफ इस, और वो असाइन होगा टेम्प को। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे करवाएंगे %d या सम इज इक्वल टू %d और टेम्प और गेट ch। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, टेम्प को प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब यूडीएफ कॉल करके आएगा, फिर वो एड जो है वो टेम्प के अंदर स्टोर होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि एड है वो रिटर्न करता है। ठीक है, इस तरह से हम स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन इंटीजर एड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंटफ स्कैनफ की जगह हम ले लेंगे सिंपल ए इंटीजर ए और बी। आप प्रिंटफ स्कैनफ भी ले सकते हो। ए इज इक्वल टू यहाँ पे दे देता हूं मैं 25 और बी इज इक्वल टू मैं दे देता हूं यहाँ पे 75। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली रिटर्न ए प्लस बी और यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा, जो यहाँ पे ए और बी यानी ये क्या करेगा 100। ये पूरा फंक्शन है, ये 100 रिटर्न करेगा। यानी जैसे ही ये ब्रैकेट कंप्लीट होता है तो वो 100 उसको असाइन हो जाएगा टेम्प को और टेम्प उसको प्रिंट करके देगा। तो पहले हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये देखिए सम इज इक्वल टू 100, सम इज इक्वल टू 100 आपको मिल गए। रेडी, तो ये हुआ हमारा फंक्शन जो रिटर्न करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कंपाइलर किस तरह से वर्क करता है वो आज देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसलिए int, फिर एड यानी फंक्शंस का नेम एड, कोई पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, ओके, void main, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इंटीजर टेम्प नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद CLR क्लियर द स्क्रीन, इसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का आउटपुट चाहिए, दूसरे किसी एक प्रोग्राम का नहीं चाहिए। टेम्प इज इक्वल टू एड यानी एड रिटर्न इंटीजर वैल्यू एंड स्टोर इन टेम्प वेरिएबल। यहां से पहले फंक्शन कॉल करने जाएगा। जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, पहले इसको कॉल करने जाएगा। यानी यहां से अब हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जंप करेंगे, यहाँ पे आए और यहाँ पे क्या होगा अब, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर एड, यहाँ पे अंदर आएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस कॉल होने आया। यहाँ पे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने ए और बी, ये लॉजिक अपने ऊपर है। हमें यहाँ पे कंपलसरी वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे और यहाँ पे ही कोडिंग करना पड़ेगा। फिर a इज इक्वल टू 25 और b इज इक्वल टू 75, यानी a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 75। रिटर्न a प्लस बी, यानी अब हम क्या करेंगे 100 को रिटर्न करवाएंगे और यानी ये रिटर्न भी कर देगा 100। जैसे ही ये फंक्शंस कंप्लीट होता है यहाँ पे आएगा मेन के अंदर और ये ऐड है वो क्या असाइन कर देगा, क्योंकि ये ऐड ये है अब 100 हो जाएगा। यानी टेम्प जब भी ये कॉल करके यहाँ पे आ जाएगा 100 और 100 किसको मिल जाएंगे, टेम्प को। फिर क्या करेगा, अब यहाँ पे सम इज इक्वल टू %d टेम्प हो जाएगा प्रिंट सम इज इक्वल टू 100 और उसके बाद जब तक हम एंटर नहीं लगाते तब तक ये स्क्रीन के अंदर हमें आउटपुट 100 वो डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, फिर से हम कंपाइल करते हैं, फिर से हम रन करते हैं। देखिए इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, सम इज इक्वल टू 100 और यहां से ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से ये ड्राई रन कोड होता है। ठीक है, तो ये है फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू विथ नो पैरामीटर। उसी तरह से ये फोर्थ वन है। फोर्थ वन के अंदर क्या होगा, तो क्या सिंपली फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर। इसी के अंदर हम देख लेते हैं फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर। हमें यहाँ पे अब क्या करना है, इंटीजर a कोमा इंटीजर b लो, तो ये हो गया। यहाँ पे ये इंटीजर रिटर्न करेगा और ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न फंक्शन ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से भी करवा सकते हैं, सम के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। मैंने एज्यूम करके अभी सम वेरिएबल रखा है, यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है रिटर्न सम वेरिएबल स्टोर इन मेन फंक्शन वैल्यू, इस तरह से भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें रिटर्न तो करवाना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे जिस तरह से आपको प्रिंट रिटर्न करवाना है वो करवा सकते हैं। आप इंटीजर भी प्रिंट रिटर्न करवा सकते हो, फ्लोट भी करा सकते हो, कैरेक्टर भी रिटर्न करवा सकते हो, एरे भी रिटर्न करवा सकते हो, पॉइंटर भी रिटर्न करवा सकते हो, डिपेंड्स आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर्स से वो सेट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू विथ पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स है इंटीजर टाइप। अब हम क्या करेंगे, ये कोड है वो फिर से कर रहे हैं जिससे आपको मालूम पड़े। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको लगेगा मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए सॉरी। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लॉजिक चेंज हो जाएगा, इंटीजर ए और बी। जब भी हमें वैल्यू पास करनी होती है तब मेन जो प्रिंटफ, स्कैनफ, कीबोर्ड थ्रू वैल्यू जो भी लेनी है वो हमें कहाँ से देनी है, मेन में से। अब क्या करेंगे, CLR अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू हम 25 और b इज इक्वल टू 75। रेडी। और अब क्या करेंगे हम, तो अब हम यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करवाएंगे। अब थोड़ा दूसरा तरीका है वो भी दिखा देता हूँ। प्रिंटफ सम इज इक्वल टू %d, आप डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर सकते हो एड फिर a, b। तो ये क्या हो करेगा, फंक्शंस जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा और डायरेक्टली उसको %d की हेल्प से वो क्या कर देगा, इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने एक वेरिएबल जो टेम्प अगले प्रोग्राम में लिया था उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे वॉइड फंक्शन रिटर्न कर रहा है यानी इंटीजर एड, और यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन करेंगे हम x और इंटीजर y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मालूम है x की वैल्यू जो है वो a असाइन कर देगा और y की वैल्यू किसको मिल जाएगी, b की वैल्यू y को। यानी आपको मालूम है अभी x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 25, तो इसको असाइन कर दी इनडायरेक्टली। y की वैल्यू b ने असाइन कर दी, b की वैल्यू y को असाइन हो गई यानी 75। अब हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में इसको रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न x प्लस, अलग से वेरिएबल नहीं लेते हैं, या आप ले सकते हो x प्लस वाई, यानी ये पूरा फंक्शन है तो जब भी कॉल करेगा तब 100 रिटर्न करके प्रिंट कर देगा। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए ये सेकंड वे है, सम इज इक्वल टू 100। तो ये था एग्जाम्पल हमारा फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू विथ पैरामीटर। रेडी। देखिए सम का ही एग्जांपल लिया है मैंने 4 टाइप्स के अंदर, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो और उसको 4 टाइप्स में कन्वर्ट करो, वो इसी तरह से आप ले लो। मैंने एडिशन किया, आप सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी सी लैंग्वेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पहले ये मैं कंप्लीट कर देता हूं। अब एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा इसका वो देख लेते हैं। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वो हमें लेने पड़ेंगे। ये हमारी लिंक लाइब्रेरी है printf, scanf और clr, scr, getch के लिए। इंटीजर एड, इंटीजर यानी 2 पैरामीटर्स है हमारे। यहाँ पे ये क्या करेगा, फंक्शन है, इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा इसलिए int। यहाँ पे हमने कीवर्ड दिया है एड, फंक्शंस का नेम है और 2 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स है। यहाँ से हमने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, वॉइड मेन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो एक्चुअली स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट यहाँ से ही होगा। a और b हमने डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप वेरिएबल clr, scr, a इज इक्वल टू 25 और b इज इक्वल टू 75। printf sum इज इक्वल टू %d एड a, b। अब ये जो फंक्शन है यहाँ से कॉल होने आएगा, यानी फंक्शन कॉल होगा। यहाँ से फंक्शन कॉल एड, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आएगा या जंप करके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा x की वैल्यू, a की वैल्यू x को मिलेगी यानी 25 और y की वैल्यू 75 यानी कि b की वैल्यू। अब क्या होगा, फंक्शन
यूडीएफ के अंदर आएगा और रिटर्न कर देगा डायरेक्टली। x क्या होगा 25 प्लस y होगा 75, यानी ये पूरा फंक्शन है वो 100 रिटर्न कर देगा। और वहां पे हमने printf के अंदर ही दे दिया, यानी sum इज इक्वल टू %d, यानी ये फंक्शंस जो है पूरा 100 रिटर्न करके देगा। तो हमने sum इज इक्वल टू वो क्या करके हमें देगा प्रिंट 100, और यहाँ पे 100 sum इज इक्वल टू 100 देगा। जब तक हम कोई भी की प्रेस नहीं करते तब तक ये गेट ch के अंदर नहीं आएगा। अगर गेट ch यानी प्रोग्राम के अंदर वापस नहीं आएगा, जैसे ही कोई भी की प्रेस करते हो आप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से कंपाइल और रन, ये देखिए सम इज इक्वल टू 100। रेडी? तो इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके 4 टाइप्स है, वो हमने देखे, प्रैक्टिकली भी हमने देखा। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। आपके पास काफी ऐसा थियोरेटिकल है, अगर आपको थियोरेटिकल आपके पास हर एक टॉपिक्स हो गए पर उसका प्रैक्टिकल किस तरह से करना होगा वो नहीं मालूम होगा तो ये चलेगा नहीं। सबसे पहली चीज ये है कि कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज जरूरी है आपके लिए, सिंपली प्रैक्टिकल ही जरूरी नहीं है। पहले कंसेप्ट को क्लियर करो कि ये किस तरह से वर्क करेगा और उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिकल्स करना है, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और फिर से मैं वापस यहाँ पे आपको यूडीएफ के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पे फिर से फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, पहले हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का जो कल का वीडियो है उसमें हमने रिक्वायरमेंट और फर्स्ट जो टाइप्स था वो देखा था, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद आज का हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का सेकंड वीडियो है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू, यानी वो रिटर्न नहीं करता है, वो देखा सम। फिर फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, वो देखा थर्ड। और उसके बाद हमने लास्ट में अभी देखा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस के टाइप थे। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यूडीएफ का, जिससे आपको मालूम पड़े कि जिससे आपको भी मालूम पड़े। ये तो सिंपली एग्जांपल्स थे। यहाँ पे मैं एक अलग से एक एग्जांपल्स पहले प्रोग्राम का आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। यहाँ पे मेरा यूजर डिफाइंड का डेमोस कंप्लीट हो गया। मैं अब फिर भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल्स यहाँ पे आज दिखा देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़े। अब फाइल में न्यू, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसा कुछ करना है, लाइक जो भी मैं कीबोर्ड में से मेन में से जो भी नंबर आपको दूं यहाँ से, उसका मुझे फैक्टोरियल मिलना चाहिए। फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर यानी सपोज मैं करूँ एंटर, यहाँ पे मल्टी लाइन फैक्टोरियल नंबर, मैं मल्टी लाइन कमेंट दे देता हूँ, ये मल्टी लाइन कमेंट है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फैक्टोरियल नंबर के अंदर, सपोज मैं देता हूँ एंटर नंबर और उसके बाद देता हूँ 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। तो इस तरह से होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करना है यानी 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 24, और 24 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 120। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 120, ये भी चलेगा क्योंकि इसमें भी यही होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 120। रेडी? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे नंबर है थ्रू मेन से ही देना है, जिस तरह नंबर दूंगा उस तरह से मुझे वो फैक्टोरियल करके देना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल का लॉजिक आपको मालूम हो गया। अब किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। पर फैक्टोरियल नंबर हमें जो देना है वो कोई भी दे सकते हैं हम, पर ये जो एग्जांपल है हमें किससे करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन थ्रू। यूजर डिफाइंड फंक्शन थ्रू ये हमें करना है, यानी मेन जो लॉजिक है हमें किस में डालना है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हमें ये
मालूम पड़ना चाहिए कि हमें कितने पैरामीटर्स डालने हैं, कितने पास वहां पे करने हैं, कौन सा लॉजिक होगा, हमें रिटर्न करना है या नहीं, वो डिपेंड्स ऑन यू, यानी वो आपके ऊपर है। मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, ये इंक्लूड आप किसी भी तरह से कर सकते हो stdio.h, पर मेन जो कोड है वो आपको यूडीएफ में रखना है एज पर माई एडवाइस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं करवाना है फैक्ट, और यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए क्योंकि वो जो नंबर देंगे वो हम पास कर देंगे फैक्ट को। तो यानी ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर है, यानी एक पैरामीटर होगा वॉइड मेन। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर नंबर वो लेंगे, उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद printf \n एंटर फैक्टोरियल नंबर और scanf इंटीजर टाइप है %d एंड %नंबर। रेडी। अब हमें यूडीएफ कॉल करवाना है, यानी फैक्ट और नंबर को पास करना है, और गेट ch, क्योंकि हमें तो सिंपली वैल्यू पास ही करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फंक्शन कॉल होगा, यानी फंक्शन को अब डिफाइन करना पड़ेगा फैक्ट और वॉइड फैक्ट इंटीजर n, यहाँ पे सिंपल n लेंगे, जो नंबर की वैल्यू है नो की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, n को, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n = नो। यानी अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमें इंटीजर, यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे हम लेंगे f = 1, यहाँ पे 1 लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक यही वेरिएबल है, इसको 1 देना पड़ेगा, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 × 1 तो 0 ही रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे अब मैं फॉर लूप लेनी पड़ेगी, क्योंकि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कोई देता है 10 तो 10 × 9 8 7, तो इटरेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे पहले इसको डिक्लेयर कर देते हैं i को, और 4 i = स्टार्ट फ्रॉम, तो कि यह कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो कि भाई 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 i <= n, जो भी देंगे नंबर वो यहाँ पे देना है, और i प्लस, और यहाँ पे f = f × i, और उसके बाद ब्रैकेट फॉर लूप का कंप्लीट। अब यहाँ पे printf और यहाँ पे पहले \n फैक्टोरियल वैल्यू, फिर %d एंड f के अंदर वो हमें आउटपुट मिलेगा 120, और यहाँ पे यूडीएफ कंप्लीट, ठीक है। अब पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, 5, ये देखिए फैक्टोरियल वैल्यू 120। यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं, अगर आप, वो आपके ऊपर है, आपको देना है कि नहीं, आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे printf %d और मल्टीप्लाई, यहाँ पे printf, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे तो एक कंडीशन देनी पड़ेगी, यहाँ पे हम दे देते हैं %d और i, यहाँ पे 1 × 2 × देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 120। आप इस तरह से थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लाइक मैं ये दे देता हूँ आपको, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मल्टीप्लाई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। यहाँ पे एक चीज़ है, 5 के बाद मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो अभी हम लगा के देखते हैं। पहले मैं इसको आपको लॉजिक समझा देता हूँ, वो भी हो जाएगा, उसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे। अभी तो इस तरह से हमें आउटपुट दिखाना है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 × 2 ×
3, यहाँ पे बैकस्लैश n निकाल देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ही आउटपुट मिलना चाहिए। अब देखिए 5 यानी 120। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से stdio.h conio.h, यहाँ पे void fact इंटीजर सिंगल पैरामीटर void main, यहाँ पे मेन से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, इंटीजर नंबर CLR SCR, printf एंटर फैक्टोरियल नंबर, scanf %d एंड % यानी हम देंगे नंबर की वैल्यू नंबर इज इक्वल टू 5 यानी क्या होगा यहाँ पे आपको 5 असाइन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा फैक्ट, यहाँ पे कंपाइलर आएगा फैक्ट नंबर, अब UDF कॉल फैक्ट और यहाँ से ये कॉल करके कहाँ पे जाएगा डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू जो 5 है वो असाइन हो जाएगी n को। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोड ड्राई रन करते हैं। इंटीजर f इज इक्वल टू 0 नहीं दे पाऊंगा मैं, अगर 0 दूंगा तो वहां पे मुझे 120 नहीं होगा मेरा, इसलिए मैंने 1 दिया। अब इंटीजर i डिक्लेयर किया मैंने। अब फॉर लूप मैंने स्टार्ट की, फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टाइम i क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे देखिए f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, i अभी 1 है तो मुझे क्या मिलेगा 1, और उसके साथ यहाँ पे आएगा तो ये वो क्या प्रिंट करके देगा 1। फिर से लूप में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, लूप के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो अब क्या होगा i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, अब डायरेक्ट कंडीशन चेक होगी 2। अब यहाँ पे आएगा, अब f के अंदर ओल्ड क्या स्टोर हुआ है 1, तो अब क्या होगा f इज इक्वल टू यानी f के अंदर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा इसको 2। रेडी, और अब क्या प्रिंट करेगा तो के 2। अब फिर से वो लूप के वहां क्या करेगा, ये लूप के अंदर ही पहले इंक्रीमेंट करेगा i इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3। अब ये कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन और इक्वल टू 5, यस अंदर आएगा, अंदर आके f इज इक्वल टू f की लास्ट वन वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे मैंने लिखी है 2 मल्टीप्लाई बाई अब i क्या है 3, तो अब क्या होगा स्टोर f के अंदर 6, यहाँ पे 6 होगा पर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा वो 3। ठीक है, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा फॉर लूप के अंदर i इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा 4 लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा f इज इक्वल टू 6, f के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी क्या होगा 24, और यहाँ पे क्या i प्रिंट करवाया यानी 4, यानी f के अंदर क्या मिला अभी 24। अभी भी इंक्रीमेंट होगा i इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू 5 यानी कंडीशन 5 लेस देन और इक्वल टू 5 यानी बोथ आर इक्वल टू है, यानी अंदर आएगा यहाँ पे आएगा और क्या करेगा यहाँ पे तो के f इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी इज इक्वल टू 120, और यहाँ पे क्या करेगा i की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी भी वो इंक्रीमेंट करेगा, अभी इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और अब क्या होगा यानी कंडीशन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा। तब तक यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको ड्राई रन करके दिया, f की वैल्यू 120 हो गई, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। अब फॉर लूप में से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के क्या करेगा printf %d और f की वैल्यू यानी f की वैल्यू क्या करेगा इक्वल टू 120, और यहाँ से यूजर डिफाइंड फंक्शन से बाहर निकलेगा और वहां से कहाँ पे आएगा फिर से गेट ch के अंदर। गेट ch क्या करके रखेगा, प्रोग्राम का आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले करके रखेगा जब तक हम कोई भी की प्रेस करते नहीं है तब तक। ठीक है, और यहाँ से मेन भी कब क्या हो जाएगा फिर बाहर निकल जाएंगे मेन से, यानी प्रोग्राम कंप्लीट होके फिर से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा हमारा प्रोग्राम मेन में से। तो फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, इस तरह से वो ड्राई रन करता है। फिर से हम करेंगे 5 1 2 3 4 5 120। अब मेरा एक प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया, वो हम प्रॉब्लम नहीं है पर हम अब बात निकली है तो हम करके ही देते हैं आपको। मुझे बीच में मल्टीप्लाई की साइन चाहिए। अब यहाँ पे मुझे इस तरह से चाहिए,
1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, और उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 के बाद भी आएगा, तो मुझे एक कंडीशन यहाँ पे डालनी है, इफ आई इज इक्वल टू, ये लॉजिक है, वो आपके ऊपर है, आप इस तरह से करते हो नहीं, तो अगर इस तरह से है तो मुझे बाद में मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मुझे किस तरह से करना है, मुझे मल्टीप्लाई 5 के बाद नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो क्या आएगा, इक्वल टू, एल्स देना है, यानी 1 2 3 4 के लिए एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, 5 के लिए क्या होगा, वो सिंपली %d वाली। रेडी, ये देखिए, अब हम कंपाइल करते हैं, हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और इक्वल टू 120। तो इस तरह से हमें आउटपुट भी मिल गया। इस तरह से भी हम दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको 120, तो i इज इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई होगा, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5, सॉरी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, i की वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी, हो गया i की वैल्यू वहाँ पे, और यहाँ पे 5, यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे i इज इक्वल टू, यस, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू, सॉरी i इज इक्वल टू, i लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 हो तो उसके बाद ये, अब देखते हैं, ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर भी हमें 120 आउटपुट मिला। यानी अब ये क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा और 1 तक जाएगा, और 1 के बाद हमें मल्टीप्लाई नहीं देना है बाद में, इसलिए मैं 5 4 3 2 के लिए ये मल्टीप्लाई करेगा और इसके लिए नहीं करेगा 1 के लिए, ठीक है। तो डिपेंड्स है, ये देखिए हो गया। अगर आप कोई भी नंबर दो तो ये देगा, वो आपके ऊपर है। रेडी, तो यहाँ पे आज मैंने आपको ये प्रैक्टिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन का दूसरा एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी बताया, उसको ड्राई रन के भी करके भी बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा, जितनी मेहनत आप इसमें करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उससे ही आपका भला होगा और आपको सी लैंग्वेज जो है वो सीखने को मिलेगी और मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक हमें प्रैक्टिकल्स नहीं आएगा उसके वजह से हम लोग मज़ा नहीं आता है। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसको आपको एज एन फन लेना है, प्रोग्रामिंग को टेंशन से नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर एज एन फन लोगे तो ही आप इसको अचीव कर पाओगे। और थोड़ी ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल्स आ जाएगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप सोचना पड़ेगा, आपको उसको पेपर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लैपटॉप के अंदर इम्प्लीमेंट करो, डेस्कटॉप के अंदर, आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हो प्रोग्राम्स, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक था यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी, वो कंप्लीट हो गया। और होप आप मेरे दो वीडियोस होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के, यूजर डिफाइंड फंक्शन 1 और आज का यूजर डिफाइंड फंक्शन 2। इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम्पल्स जो है वो दूसरे बनाने हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसके बेसिस पे तो ही आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने 85% सी का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपके कोई भी दोस्त है, आपके आईटी में जो जाने वाले हैं, जो बीसीए करने वाले हैं, जो बी कंप्यूटर करने वाले हैं, एमसीए, एमएससी आईटी,
ठीक है, डिप्लोमा कंप्यूटर जो भी करने वाले हैं, 12th वाले 10th वाले, ये बच्चों को आपको पूरी सीरीज है 85 यानी 22 मेरे वीडियोस है वो कंप्लीट हो। इसको गिनने के बाद 22 वीडियोस है। आप 22 वीडियोस फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखोगे तो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस तक आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि मेरी चैनल परफेक्ट इंस्टीट्यूट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, कमेंट करो। अगर कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी नई लैंग्वेज या कुछ भी आपके फीडबैक है वो आप मुझे बताओ, तो जिससे मैं उसके ऊपर भी काम करूं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो पॉइंटर और उसके बाद स्ट्रक्चर है, और दोनों टॉपिक में कंप्लीट करके मेरा ऑलमोस्ट सी का जो भी ये ट्यूटोरियल है यानी सी लैंग्वेज का वो कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 25 वीडियोस में मेरा सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा विथ प्रैक्टिकल। तो दोस्तों अब ज्यादा ना कहते हुए आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी जोड़िए, वह यही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये फ्री कोचिंग है। ओके, आज के लिए इतना। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।